और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। 8 रियासतों में हिंदुओं को अक़लियती दर्जा नहीं मिल सकता। कौमी अक़लियती कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि कमीशन के पास दर्जा देने का इख्तियार नहीं है। कमीशन ने ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का मंसूबा बनाया है। इस जवाब की एक नकल अश्वनी उपाध्याय को भी दे दी गई है। दूसरी जानिब वज़ारत अक़लियती उमूर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वज़ारत 6 नोटिफाइड अक़लियतों के अलावा किसी भी समाज को अक़लियत का दर्जा नहीं देगी। वहीं बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने 8 रियासतों में जहां हिंदुओं की आबादी कम है, यहां अक़लियत लफ्ज़ की तशरीह बयान करने का मुतालबा किया है। जो हालात हैं उसके चूँकि माइनॉरिटी कमीशन को ये हक़ नहीं है, जो माइनॉरिटी कमीशन के पास अख्तियारात हैं उनको ये हक़ नहीं है माइनॉरिटी कमीशन को कोई किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सके। इसीलिए जो निर्णय करना है वो केंद्र सरकार निर्णय करेगी। हमने अपना निर्णय बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था बाल पाटिल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें एक जजमेंट आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के लिए कहा था कि कमीशन को इस चीज़ से बचना चाहिए कि किसी को माइनॉरिटी का दर्जा दें या किसी को इसमें शामिल करें या ना शामिल करें, इस चीज़ से बचना चाहिए। देखो भैया, सेंटर का एक ही सिस्टम है। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ केंद्र में हैं। जैन हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ सेंटर में हैं। उसके अलावा अलग अलग स्टेट को अधिकार है कि अपने स्टेट में स्टेट के सामाजिक आर्थिक जनगणना की दृष्टि से देखते हुए किसको उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना है नहीं देना, ये उनके स्टेट का तय करना है। देखिए, हमारे संविधान में माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। भारत के किसी कानून में भी माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। इसके बावजूद 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। क्या 70%, 80%, 90% पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी माइनॉरिटी कही जा सकती है? यह तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले माइनॉरिटी डिफाइन किया जाए। दुनिया के और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी देख लिया जाए। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में 5% से ज्यादा आबादी वाली जो कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। दिल्ली में वक्फ अराजियों से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वक्फ प्रॉपर्टीज की दस्तावेजात को अगले 100 दिन में डिजिटाइज करने का हदफ रखा गया। इसके अलावा मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर ने अगले 100 दिन में 20 रियासतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को 70 से बढ़ाकर 100% करने का टारगेट भी तय किया। खास रिपोर्ट। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की वक्फ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में कई रियासतों से वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ओहदेदार शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड की जायदादों को डिजिटाइज करने और GIOGIS मैपिंग बुनियादी एजेंडा रहा। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अगले 100 दिनों में वक्फ जायदादों को डिजिटाइज करने, 20 रियासतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को 70 से बढ़ाकर 100% करने, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत वक्फ जायदादों पर तामीर के लिए 100% फंडिंग करने की बात कही। बन सकें, हॉस्टल बन सकें, हॉस्पिटल बन सकें, कौशल विकास केंद्र बन सकें, उसके लिए हम 100% उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास प्रपोजल आ रहा है उनको हम 100% उसकी फंडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उसके विकास के लिए, उसके ढांचागत विकास के लिए भी जो प्रपोजल आएंगे उनको हम पूरी तरह से 100% फंडिंग करेंगे। 100 दिनों में हमने जो है वो 100% डिजिटाइजेशन जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के करने का लक्ष्य रखा है। और आपको हमें अच्छी बताते हुए खुशी होगी कि लगभग 70 से 80% वक्फ बोर्ड्स को हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के बीच में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी है। मुल्क में 6 लाख वक्फ जायदादें हैं, लेकिन अब तक उनका डिजिटाइजेशन और जियो मैपिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। तो वहीं इस जानिब कई मुतवल्लियों ने बेहतर काम किया है। मुल्क भर से बेहतर काम करने वाले 8 मुतवल्लियों को कॉन्फ्रेंस में अवार्ड से नवाजा गया। Today we got the award on welfare activities, educational activities.
and we are giving special aids for patients and needy people, alms giving, coordinating everything. So it's a followable activities we are doing among the our members and also outside the members. कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को भी काउंसिल के तहत लाने की वकालत की कि कश्मीर जो जम्मू कश्मीर का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दायरे में लाया जाए, उसको भी डिजिटल किया जाए और उसका भी एहतिसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है लेकिन एहतिसाब नहीं। यूं तो पहले से वक्फ जायदादों के दस्तावेजात को डिजिटाइज करने की बात कही जाती रही है, ताहम इस मर्तबा वजारत अक़लियती उमूर ने इस काम के लिए 100 दिनों का टारगेट तय किया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम तयशुदा वक्त में मुकम्मल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुदम शहजाद की रिपोर्ट। राजस्थान में मदरसा पैरा टीचर्स का एहतजाज जारी है। आज जयपुर में रियासत भर के मदरसा पैरा टीचर्स जमा हुए और मदरसा बोर्ड में डेरा डाल दिया। यहाँ एहतजाजी टीचरों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मदरसा पैरा टीचर्स ने हुकूमत से उन्हें जल्द अज जल्द मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से मदरसा पैरा टीचर्स को समझाने के लिए हुकूमत का वफ्द मदरसा बोर्ड पहुंचा, लेकिन टीचर्स ने वफ्द की अपील को मुस्तरद कर दिया और तहरीरी तौर पर उनके मुतालबात का जवाब देने का मुतालबा किया। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ के तमाम पैरा टीचर पूरे राजस्थान से आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ शिक्षा संकुल के अंदर पूरे मदरसों को बंद करके यहाँ घेराव किया जा रहा है। राजस्थान के तमाम मदरसा पैरा टीचर 3200 मदरसों को बंद करके 6500 मदरसा पैरा टीचर जयपुर कूच कर चुके हैं। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। 22 जुलाई से बंद है। मदरसा पैरा टीचर संघ के आजम पठान हमारे साथ में। क्या डिमांड आपने की है? सरकार के नुमाइंदों को बुलाया आपने? जी, हमने नियमितीकरण की जो है डिमांड की है, और जब तक नियमितीकरण पूरा नहीं होता है हमारा मानदेय जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक के बराबर किया जाए। और सभी जो है यहाँ नुमाइंदे आ रहे हैं, उन्होंने सभी ने हमको आश्वासन दिया है, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कोई जो है आश्वासन अच्छा ढंग से लिखित में नहीं मिलता है और हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। दानिश अबरार यहाँ पर आपकी डिमांड्स को लेकर के पहुंचे। दानिश जी, आपने विधानसभा में भी मामला उठाया, आज क्या बातचीत की है, क्या वादा किया? ये मामला खाली विधानसभा में नहीं उठाया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी इस मामले को लेकर तकरीबन 2 लाख फूल लेकर हम अरुण चतुर्वेदी मंत्री जी के घर गए थे। ये मांग इनकी तब से चल रही है। अभी हमारी सरकार आई है, सर बी डी कल्ला जी की कमेटी गठित हो गई है। निसंदेह और निसंकोच इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। पूरे राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर यहाँ पर है। मदरसा शिक्षा को अभी रोक दिया गया है। एक तरफ सरकार ने हाईटेक मदरसा एजुकेशन की बात कही थी, दूसरी तरफ तमाम जो मदरसा पैरा टीचर हैं आज सड़कों पर है। जयपुर में राजधानी में कूच किया है। इन्होंने डिमांड की है कि विधायकों से, नुमाइंदों से बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री खुद इनकी मांगों को लेकर के पुख्ता जवाब दे, लिखित में जवाब दे, उसके बाद ही ये अपने बहिष्कार से उठेंगे, नहीं तो अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और मुख्यमंत्री निवास से लेकर के विधानसभा तक कूच करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एमपी के दानिश्वरों ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया। भोपाल में मुनक्कदा खास प्रोग्राम में मुस्लिम तंजीमों के साथ दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान और दानिश्वरों ने शिरकत की और कमलनाथ हुकूमत पर भी साबिका हुकूमत की तकलीद करने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता साल जब कमलनाथ की हुकूमत आई थी तो यहाँ की अक़लियतों और दलितों को ये उम्मीद जगी थी कि अब इन्हें हुजूमी तशद्दुद जैसे वाक़यात से निजात मिलेगी। हालांकि कमलनाथ हुकूमत ने इस सिलसिले में कानून बनाने की पहल की है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात थम नहीं रहे हैं। भोपाल में सद्भावना मंच और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के मुश्तरका बैनर तले मुनक़िदा प्रोग्राम में दानिश्वरों ने कमलनाथ हुकूमत के तई अपनी मायूसी का इजहार किया। हमें तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी और अभी कांग्रेस की हुकूमत बन गई, दोनों में इस सिलसिले में कोई फर्क नजर नहीं आता कि बम लिंचिंग के खिलाफ पूरे मुल्क के हिंदू भाई और सिख, मुसलमान, ईसाई सब मुत्तहिद हो गए हैं और इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आज लोगों को छूट मिली हुई है, जिसका जो चाहता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुल्क के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ
और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से मुल्क में नफरत का माहौल फैल गया है। तो हमारी तमाम सरकारों से मांग है कि ऐसे कानून बनाएं कि ख़ास तौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो लोगों ने अपनी ऐसी तकरीरें अपलोड की हुई हैं जिसमें दलितों और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता है, उस पर फौरी रोक लगना चाहिए। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखने के साथ ही हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, दूसरी तरफ उनके ही नाम पर या उनके ही ग्रुप के बनकर कुछ लोग जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं कर रहे हैं, इससे एक तो उनकी विचारधारा भी बदनाम होती है और भारत की एकता अखंडता को दाग लगता है। तो शिकार करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं पूछता तुमने किस जाति धर्म जन्म लिया है। वो शिकार करने वाले लोग केवल शिकार करने जाते हैं और राजनेताओं की जो कृपा प्राप्त ऐसे लोग हैं वो केवल अपने तथाकथित नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सभी राजनीतिक दलों को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि इस प्रकार के कार्य में कभी शामिल नहीं होना। दूसरा, प्रशासनिक तरीके से इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए या फिर जो लॉ एक्सिस्टिंग है उसको कार्यगर करने के लिए कलेक्टरों को जवाबदारी फिक्स करना चाहिए। सभी कलेक्टर और पुलिस प्रशासन जिले के जो भी मुख्य है उन पे ये जवाबदारी होना चाहिए कि उनके डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है कार्रवाई उन पर होना चाहिए। हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए दानिश्वरों ने समाज के बीच आपसी इत्तेहाद के फरोग की वकालत की। दानिश्वरों ने कल्चरल प्रोग्राम के इनेकाद पर जोर दिया ताकि एक दूसरे को बआसानी समझते हुए आपसी दूरियां मिटाई जा सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से अहमदाबाद में एक खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा हालात, हुजूमी तशद्दुद, ईद उल अज़हा से जुड़े मसाइल के साथ साथ मुल्क की मौजूदा सियासत पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में मुल्क की अच्छी छवि को बरकरार रखने, मुल्क के अमन अमान और भाईचारे की बरकरारी के लिए हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने का भी मुतालबा किया गया। वहीं ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ शरपसंदों की गुंडागर्दी पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने का भी मंसूबा बनाया गया। मुल्क के तमाम सूबों के मुसलमान जो है, ख़ास तौर पर गुजरात के मुसलमान भी एक दहशत और एक डर और एक खौफ महसूस कर रहे थे। आज की हमारी इस मीटिंग के अंदर हमने ये मुतालबा किया है कि मॉब लिंचिंग के सिलसिले में जो है मुसलमानों को जो वाक़यात पेश आते हैं उससे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और गुजरात के अंदर इसके लिए मुस्तक़िल जो है कानून बनाया जाए। गौ के नाम से और गौ रक्षकों के नाम से जो मुसलमानों को परेशानी की जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू तंजीम है, बहुत सारी तंजीम है, वो गौ रक्षा के नाम से मुसलमानों पर इस त्यौहार के मौके पे मुसलमानों के जानवर कब्जे करते हैं, मुसलमानों को मारने की कोशिश भी करते हैं और मुसलमानों को जानी माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा इंतज़ाम खड़ा करे, मुसलमानों का त्यौहार भी अमन और शांति से पूरा हो जाए और गौ रक्षकों पर भी कंट्रोल हो सके। दिल्ली में आप हुकूमत के जरिए सरकारी महकमों और इदारों में अक़लियती तबक़ात के मुलाजमीन के आदाद शुमार तलब किए जाने पर तनाज़ा शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातें केजरीवाल हुकूमत पर अक़लियतों को लुभाने की सियासत का इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन दिल्ली अक़लियती कमीशन की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो दिल्ली के सरकारी महकमों में अक़लियतों की हिस्सेदारी बेहद मायूस कुन रही है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि दिल्ली के सरकारी महकमों और इदारों में अक़लियतों की नुमाइंदगी न के बराबर है। हाल दिल्ली में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। वही जो उमूमी पिक्चर आपको सचर कमेटी रिपोर्ट में मिलती है वही दिल्ली में मौजूद है। पिछले साल के जो आदाद शुमार मौजूद हैं वही तकरीबन इस साल भी आपको नज़र आएंगे। फ़र्क ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल नज़र आएगी और आपको अफसोस होगा देख के कहीं कहीं ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब कुछ कोई भी नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है और एक ऐसी हुकूमत जो कि कहती है कि हम अक़लियतों के दोस्त हैं, उसके ज़माने में ऐसा हो और कोई फ़र्क ना हो तो ये तब्दील अफसोस की बात है। हमने पहले भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, इस साल भी दिलाएंगे कि भाई इसके लिए आप कुछ ना कुछ जो है प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाएं कि अक़लियतों को मज़ीद नुमाइंदगी मिले। देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं
आप उन सबकी कार्यशैली देखिए, वो ढिंढोरा तो पीटते हैं जिससे लोगों को ये बात कहने का मौका मिलता है कि तुष्टीकरण की नीति हो रही है, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ख़ासतौर से मुसलमानों के खिलाफ तमाम स्कीम बनाते हैं, तमाम प्रोग्राम बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या अल्पसंख्यकों को आज तक भी उनके जनसंख्या के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, नौकरियां मिली हुई हैं, या और जो दीगर पोस्ट हैं, क्या वो जितने भी अल्पसंख्यक हैं अपनी जनसंख्या के हिसाब से क्या सरकारी नौकरियों के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। NCPUL और झारखंड हज कमेटी ने हज हाउस को एजुकेशनल हब बनाने का मंसूबा तैयार किया है और इस मंसूबे से दानिश्वरों और माहिरीन तालीम ने अक़लियती तबकों की तरक्की का इम्कान रोशन होने का उम्मीद भी जाहिर की है। रांची के कुडरू में वाक़ हज हाउस में माशरे की तालीमी और माशी तरक्की के लिए सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया गया है। इस 5 मंजिला हज हाउस में NCPUL ने लाइब्रेरी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा रियासती हज कमेटी ने सिविल सर्विसेज और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया है। जैसे भी हज हाउस में हमारा प्रपोजल है कि कम से कम सभी डिस्ट्रिक्ट में उर्दू का लाइब्रेरी जो है हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत अभी हज हाउस जो नया हज हाउस बना है उसमें कौंसिल एक उर्दू लाइब्रेरी खोल रही है। ये जो रोज़गार के लिए जो हमारा काबा का कंप्यूटर सेंटर है उसके भी हम उसकी शुरुआत भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हज हाउस में हो। NCPUL के द्वारा लाइब्रेरी है, उर्दू डेवलपमेंट के लिए है और कौशल विकास केंद्र यहाँ पे खोला जाएगा जिससे रोज़गार के लिए ट्रेनिंग देकर और उसके बाद सिविल और भी सर्विसेज के लिए, सरकारी सर्विसेज के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो आने वाला समय में मैं ये बोल सकता हूँ कि हज हाउस, रांची हज हाउस झारखंड माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा हब होगा। हज हाउस को माशरे की तालीमी तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाने के इस मंसूबे पर माहिरीन तालीम ने खुशी का इजहार किया। जॉब ओरिएंटेड स्कीम ला करके फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ट्रेंड लोग आ रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। ये पूरा माहौल जो है वो पूरा जो माशरा है वही बदल जाएगा। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पहल किया हज हाउस के बहाने से माइनॉरिटी के फ़ायदों को पहुँचाने के लिए, और उस हज हाउस को सेंटर बना करके हम लोग किसी भी चीज़ की कोचिंग करते हैं उनके जरिए अगर कराई जाती है तो ये बेहतर है। तो हमारे बच्चों को, खास करके माइनॉरिटीज के बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि तालीमी और माशी तौर पर रियासत की मुस्लिम आबादी पसमानदगी का शिकार है। NCPUL और रियासती हज कमेटी की इस तजवीज़ से माशरे की तरक्की का इम्कान रोशन हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मोहम्मद आरिफ पठान को अहमदाबाद में खिराज अकीदत पेश किया गया। आरिफ की शहादत से गुजरात के वडोदरा में गम का माहौल है। अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा इलाके में मौजूद सिद्दी सईद की जाली वाली मस्जिद में आरिफ पठान के लिए कुरान ख्वानी का खास एहतमाम किया गया और मग़फ़िरत की दुआएं मांगी गई। इस देश के लिए जो भी लोग शहीद हो रहे हैं, जो बलिदान दे रहे हैं इस मातृभूमि के लिए, इस देश को बचाने के लिए, दुश्मनों से लड़ते हुए जो लोग शहीद हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर गुजरात का हमारा नौजवान, हमारे पड़ोसी शहर बड़ौदा का नौजवान आरिफ, वो देश के लिए कुर्बान हुआ है। न जाने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जब कुर्बान हुए तब इस देश को आज़ादी मिली। तो आज इस मौके पर हम लोग अल्लाह से दुआ करने कुरान खानी का यहाँ पर आयोजन किया है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क में अमन रहे और मुल्क के लिए लड़ने के लिए इसी तरह नौजवानों में जज्बा रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के क़याम के 2020 में 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के क़याम की सदी को AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने यादगार के तौर पर मनाने का फैसला किया है। भोपाल में मुनक़दा मीटिंग में AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और इस साल सितंबर से लेकर गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर तक तसलसल के साथ ख़ास प्रोग्रामों के इनेकाद का फैसला किया। मीटिंग में कमेटी ने तलबा के बीच क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, तकरीरी मुकाबले, मजमून नवीसी मुकाबले का इनेकाद करने के साथ साथ सर सैयद के इफ़कार और नज़रियात और मॉडर्न इंडिया की तामीर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा की खिदमात के उन्वान से ख़ास प्रोग्राम के इनेकाद का भी
फैसला किया है। तो हम ये नए जो ऐसे राइटिंग और क्विज वगैरह का जो प्रोग्राम करेंगे, उससे हम ये एक मैसेज नई जनरेशन को देना चाहते हैं कि मतलब कि सर सैयद की जो खिदमत थी यूनिवर्सिटी बनाने में कितने मसरूफ़ रहे, कितनी तकालीफ ही उन्होंने मतलब बर्दाश्त करी, मतलब वो लोगों को जा सके, मतलब जो आज इस लेवल पे है, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 100 साल पूरे किए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा उसका एक मेयार कायम किया हुआ है। मतलब इस पर हमें फ़ख्र है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ने 100 साल पूरे किए और अच्छे अच्छे लोग क्या नाम से जो निकले हैं यहाँ से, मतलब वो हमें इसका बहुत फ़ख्र है और सबको फ़ख्र है इस बात। लड़कियां लड़कों से हरगिज कम नहीं होती और इस बात को फिर से सच कर दिखाया दिल्ली के एक पसमानदा इलाके ज़ियाउद्दीनपुर में रहने वाली 11वीं क्लास की तालिबा आयशा ने। हौसले और हिम्मत की मिसाल आयशा ने एशियन कॉन्टिनेंटल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। आयशा की कामयाबी से उनके वालिदैन बेहद खुश हैं और आयशा की कामयाबी की दास्तान सुना रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद। कहा जाता है लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बस मौके की बात होती है। आज हिमा दास की बात हो रही है, लेकिन हम आपको उससे आगे बढ़कर एक ऐसी छोटी सी बच्ची से मिलाना चाहते हैं जिसने एशियन कॉन्टिनेंटल रोप स्किपिंग में आलमी पैमाने पर जाकर के 2 नहीं बल्कि 3 मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब तक वो उसका सफ़र कैसा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये वो मेडल हैं जो वो जीत कर लाई है, और ख़ास तौर से वो मेडल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो उसने अभी आलमी सतह पर बैंकॉक में, थाईलैंड में जाकर जीते हैं। तो ये पूरा कह सकते हैं ये पूरा सफ़र है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये वो मेडल हैं, 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, और ये वो बच्ची है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। बेटा, कितनी खुशी की बात है कि आपने ये जीता। बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया, अपने सर का सपना पूरा किया। जब आप वहाँ गई थी खेलने के लिए तो कितना दबाव था और वहाँ पर कितना आपको मेहनत करनी पड़ी, क्या रिकॉर्ड बनाना पड़ा इसमें तब जाकर के आपको ये हासिल हुआ? मैंने जब पापा ने स्ट्रगल किया और पापा ने मेहनत करके मुझे पैसे दिए किसी और से लेके, तो सर ने मुझसे कहा बेटा अब तू ना जो जा तो रही है पर मेडल लेके आना है। तो उससे पहले मैंने 8th क्लास में रिकॉर्ड बनाया था, तो उसके बाद सर ने कहा था अब बना दिया, अब तुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मैंने कहा ठीक है सर। पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना नहीं है पर मेडल जीता था 2007 में इंडिया ने मेडल लिया था गोल्ड, अब लिया है 2019 में पहला गोल्ड। तो उससे बहुत खुशी है पापा एंड सर। और मैंने रॉप स्किपिंग में बहुत मेहनत की थी। जब 30 सेकंड में 95 मारा था, तो मैं महाराष्ट्र में थी उस टाइम, तो महाराष्ट्र में बना था तो रिकॉर्ड वही लिख दिया गया था गर्ल्स का, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 106 से भी अबव है शायद। वहाँ पर आपने कितना रिकॉर्ड बनाया जहाँ पर आपको मेडल मिले, 2 गोल्ड मेडल मिले? शायद 92 या 93। मैं चाहूँगी कि गर्ल्स इसमें आएँ, खेलें, देखें कैसे होता है हर चीज़। इसमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आओगे, आप खेलोगे, देखोगे तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। मैं चाहती हूँ आप गर्ल्स आएँ, क्योंकि लड़कों से लड़के पहले आगे थे, अब लड़कियाँ आगे हैं। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ और आगे जाएँ। मैं चाहती हूँ कि मैं देश के लिए रिकॉर्ड बनाऊँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, अपने पापा को शान से मतलब दूसरों के सामने खड़ा होते हुए देखूँ। मैं चाहती हूँ मेरी डाइट भी बहुत अच्छी हो, मुझे डाइट अच्छी नहीं मिलती है, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से डाइट अच्छी नहीं मिलती। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी कि सरकार किस तरह की मदद कर सकती है आपकी? मैं चाहती हूँ सरकार मुझे थोड़े से पैसे दे या मेरे को कहीं जाने के लिए आधी फीस दे। मैं चाहती हूँ मेरे पापा की थोड़ी टेंशन कम हो। पापा क्या चाहते हैं बेटी क्या करे और कितनी मदद करेंगे पापा? हम तो चाहते हैं ये खेले और खूब अच्छी कोच बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और देश के लिए देश का नाम ऊपर करे। हमारी जितनी भी जो कुछ भी हो सकेगा हमसे, हम उतनी इसकी मदद करें। कितनी खुशी हुई, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत खुशी हुई मुझे और मैं चाहती हूँ मेरी लड़की और ज़्यादा आगे जाए और देश का नाम रोशन करे। तो ये जज्बात हैं, जो एहसासात हैं वो बयान नहीं हो पा रहे हैं। ये जो बच्ची है आयशा, ये मुस्तफ़ाबाद में रहती है, 11वीं क्लास की तालिबा है
और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हालात के बावजूद जिसमें वो रहती है उसमें उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक सपना सजाया है कि मुल्क के लिए कुछ करना है। सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ₹1